ठीक है भाई, सब लोग तैयार हैं। और हम चैप्टर पढ़ा रहे थे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम तुम्हें ये बताए थे कि मूवमेंट को दो तरह से आपने पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलस और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। और इसके बाद हमने तुम्हें ये भी बताया था कि हमारे बॉडी में मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। लोकेशन के आधार पर 3 प्रकार की बताई थी। हड्डियों से जुड़ी मसल, स्केलेटल मसल्स, विसरा अर्थात इंटरनल ऑर्गन की दीवार में पाई जाती है विसरल मसल, जिनको स्मूथ मसल भी कहते थे, और हार्ट वॉल में पाई जाती थी तो उनको कहते थे कार्डियक मसल्स। आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि एक स्केलेटल मसल होती कैसी है, ठीक है ना। चलो स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी। तो हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं एक स्केलेटन मसल। मसल कह दो और चाहे मस्कुलर टिश्यू कह दो, अर्थात एक टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से। तो हम तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें एक मस्कुलर टिश्यू समझना है तुम ऐसा करो, बिजली की केबल देख लो। बिजली केबल देख लो। तो पहले तो हम दिखाएं बिजली केबल, इससे पहले यहां से मसल छुटा के दिखाएं। यह है मसल फाइबर। देखा होगा मीट मसाला का पैकेट खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर डायग्राम बना होता है ऐसे। और हम तुम्हें बताते हैं कि जैसे दतून करने वाली लकड़ी देखी हो, नीम की लकड़ी जिसके ऊपर रेशेदार कवरिंग होती है, फाइब्रस कवरिंग होती है, ऐसी कवरिंग हमारी बोन के ऊपर भी होती है। लकड़ी छीलते हैं दतून करने वाली तो अंदर सफ़ेद सफ़ेद हड्डी जैसी निकलती है, तो वो वुड होती है, ऊपर फाइब्रस कवरिंग होती है, छिलका होता है। ऐसे ही छिलका हमारी हड्डियों पे भी होता है, उसको कहते हैं पेरीऑस्टियम। इसी तरह की कवरिंग हमारी कार्टिलेज पे भी होती है, उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और इसी तरह की फाइब्रस कवरिंग मसल्स के ऊपर भी होती है, बस यहाँ नाम बदल जाता है। यहाँ कहते हैं इपीमाइसियम। नर्व के ऊपर भी होती है इपीन्यूरियम। तो हम तो बताने जा रहे हैं, ये तो हमने मसल फाइबर बनाए और उसके ऊपर ये फाइब्रस कवरिंग बनाई, ऐसे कोलेजन फाइबर की कवरिंग बनाई। और मसल फाइबर की लंबाई अंदर अंदर खत्म हो जाती है, जबकि ये फाइब्रस कवरिंग आगे तक चली जाती है ऐसे ऐसे। फाइब्रस कवरिंग बियॉन्ड मसल फाइबर, इसी को कहते हैं टनाटन। नहीं, टनाटन नहीं कहते, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। ऐसे हमने तुम्हें समझाने के लिए बताया। जैसे मान लो ये हमारा हाथ ही मसल मान लो थोड़ी देख लिया, और इसके ऊपर ये कॉटन फाइबर की कवरिंग हो ऐसे ऐसे। अरे कम खत्म नहीं जा, ठीक, ऐसे कवरिंग हो ऐसे, ठीक। अब क्या कह रहे थे? अंदर अंदर हाथ की लंबाई खत्म हो गई, मतलब मसल फाइबर की लंबाई खत्म हो गई, और ये फाइब्रस कवरिंग आगे तक चली गई, और इसी को हट के ऐसे बदल दें तो ये कहलाता है टेंडन। मतलब घटिया भाषा में बोले तो मसल के एंड को ही टेंडन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से टेंडन 2 होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। तो ये तो ग्रॉस स्ट्रक्चर हुई। अब अगर हम तुम्हें इसको बीच से काट दिखाएं यहाँ से, तो वास्तव में तुम्हें साक्षात ऐसा लगता है बिजली की केबल देख लो। खूब देखा होगा कभी कर सड़क किनारे खूब मोटी मोटी केबल पड़ी होती है बिजली की, तो सबसे बाहर उनके ऊपर काले रंग की प्लास्टिक होती है, ऐसे काले रंग की प्लास्टिक होती है ऐसी, मतलब कवरिंग होती है ऐसे, ठीक। और जब ये बिजली की केबल की काली वाली प्लास्टिक कवरिंग काटते हैं, अंदर लाल रंग का तार निकलता है, अंदर हो सकता है नीले रंग का तार निकलता हो, अंदर हो सकता है हरे रंग का तार निकलता हो सकता है पीले रंग का तार निकलता हो सकता है सफ़ेद रंग का तार निकलता हो। और हमारे पास सफ़ेद सफ़ेद रंग तो है नहीं, ऐसे ही बनाए दे रहे, ठीक, ऐसे।
और वास्तव में ये जो काली नीली पीली प्लास्टिक है इसको भी काटते हैं तो अंदर कॉपर वायर निकलते हैं, ऐसे कॉपर वायर निकलते हैं। ना हम तो एक बना दिए, सब में होंगे कॉपर वायर। और कभी तुमने इन कॉपर वायर को भी गौर से देखा हो तो इनके ऊपर भी वार्निश होती है, ब्लेड रगड़ो तो छूटती है। अब सोचो जरा, ऐसा इसलिए किया जाता है ना इंसुलेशन करने के लिए। जैसे फिजिक्स में तुमने ट्रांसफार्मर का बनाना सीखा हो, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट लगाई जाती है, लेकिन उनके ऊपर वार्निश करने के बाद, क्योंकि ऐसा ना हो सारी प्लेटें मिलके एक लोहे से, मोटे से लोहे के टुकड़े की तरह कहीं बिहेव करने लग जाए। तो इस तरह से कॉपर वायर होते हैं, इनके ऊपर भी वार्निश होती है। अभी तो काफ़ी महीने हैं। अब सोचो जैसे लड़कियों के बाल हो और उस पर वार्निश करनी हो, कितना कठिन काम है। एक तरीका है बड़ा आसान सा, एक ड्रम वार्निश लो, सीधी मुंडी डुबो दो, सारे बालों पे अपने आप वार्निश हो जाएगी। भगवान ने भी यही किया, यहाँ पर एक लूज टिश्यू भर दिया जो दो कॉपर वायर के बीच इंसुलेशन का काम करता है, प्रत्येक कॉपर वायर के चारों तरफ ऐसे। ठीक, तो हम ये बताना चाहते थे, ये होती है मसल, और इसकी जो सबसे बाहर काली वाली कवरिंग है इसको तो नाम दिया हमने एपिमाइसियम। ठीक, अंदर जो ये फाइब्रस कवरिंग है, अंदर जो लूज भरा है टिश्यू उसको कहेंगे इंडो, माने अंतः होता है, एंडोमाइसियम। और ये जो नीली वाली कवरिंग है इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। इस तरह से तीन तीन कवरिंग होती है। असली चीज तो ये है जो डॉट डॉट बनाई लाल वाले, ये है एक मसल फाइबर, और मसल फाइबर ही मसल सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। पूरा मस्कुलर टिश्यू या मसल बन जाती है इसे। हम तुम्हें ये बता रहे थे कि हम तुम्हारी तरह जब तैयारी कर रहे थे तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, किस बाहर वाली कवरिंग को पेरीमाइसियम कहते हैं, किस बाहर वाली कवरिंग को इपीमाइसियम कहते हैं। क्योंकि इपी माने ऊपर होता है तो ऊपरी कवरिंग हुई, और पेरी माने भी तो पेरीफेरी से संबंधित है, पेरी माने चारों तरफ। तो हम बड़े कंफ्यूज आते थे, अब नहीं भूलते हैं। अब हम क्या समझ गए कि जहाँ एक जैसे तीन शब्द हों और उनमें से दो की स्पेलिंग एक जैसी हो, जैसे ई से शुरू हो रही, ई से शुरू हो रही, इसकी पी से शुरू हो रही, तो हम तुरंत ऐसे तराजू बना लेते ऐसे। और तराजू तुम भी जानते हो, जितने किलोग्राम वजन इधर रखोगे उतने ही किलोग्राम वजन इधर रखना, तभी पड़ला बीचों बीच में रहेगा ना, तभी कांटा सीधा रहेगा। तो हम समझ गए, एक ई वाली स्पेलिंग सबसे बाहर होगी, एक ई वाली स्पेलिंग सबसे अंदर होगी, और पी वाली बीच में होगी, तो पेरीमाइसियम बीच में होती है। ठीक है ना। इस तरह से हमने तो बताया कि एक मसल बिल्कुल बिजली केबल होती है। पता तुम्हें, जैसे अगर लड़कियों के एक बाल को एक मसल फाइबर मान लें तो कभी उनकी चुटिया गौर से देखना। ऐसे नहीं सारे बालों को इकट्ठा करके चुटिया बना लिया है, पहले तीन भागों में बांटती हैं उसको, तीन जटाओं में बांटती है, त्रिजटा कहीं की ना। तो हम तुम्हें बताएं, ऐसे ही हमारे मसल फाइबर में, मान लो इस बाइसेप्स में 50,000 मसल फाइबर है, तो एक साथ नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कुछ मसल फाइबर से बना बंडल ये है, कुछ मसल फाइबरों का बंडल ये है, कुछ मसल फाइबर का बंडल ये है, और बंडल को कहते हैं फैसिकल। चाहे फैसिकल कह दो चाहे फैसिकुलस कह दो। यूएस वैसे एक वचन होता है, जैसे न्यूक्लियस एक वचन, न्यूक्लियाई बहुवचन, फैसिकुलस एक वचन, फैसिकुलाई बहुवचन। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे जो मसल फाइबर हैं वो ऐसे बंडल्स के रूप में अरेंज रहते हैं। एक बंडल ये है, एक बंडल ये ना। इन बंडल को क्या कहते हैं? फैसिकुलस या फैसिकल, इनको कहते हैं फैसिकुलस या फैसिकल कहते हैं। हाँ, एक वचन है। बस एनसीईआरटी और जो हम पढ़ा रहे थोड़ा सा अंतर क्या है। एनसीईआरटी ये कहती है कि जो ये पेरीमाइसियम है प्रत्येक फैसिकल के चारों तरफ तो है ही, लेकिन इस सारे फैसिकुलाई को आपस में भी ढके रहती है ऐसे, और तब इस कवरिंग को कह दिया जाता है
फैसिया। ठीक है, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें डिसेक्शन हॉल में जब जाओगे वहाँ तो लाश रखी होती है, कैडेवर कहते हैं, और उसको जब काटोगे तो स्किन हटाने के बाद तुम्हें सचमुच में लगेगा कि मसल के ऊपर ऐसा लगता है एक पॉलीथीन से चिपकी है, वो यही होती है, फैसिया होती है। ठीक है ना। तो क्या हम बोल रहे थे कि अगर एक मसल समझना है तो क्या समझो, बिल्कुल बिजली की केबल देख लो। हाँ, टेंडन दो होते, तुम डॉक्टर बनोगे तब पढ़ाया जाएगा। एक जैसे ये बाइसेप्स है, एक इधर भी सिरा होगा, एक इधर भी सिरा होगा। तो हम कैसे जान लें कि कहाँ से मसल निकली है और कहाँ घुस गई, किधर से एराइज हुई, किधर इंसर्ट हुई? बड़ा आसान होता है, किसी मसल का फंक्शन करके देखो। बताते हैं जो सिरा फिक्स रहता है वो ओरिजिन वाले एंड को दर्शाता है, और जो मूव करता है वो इंसर्शन वाले को एंड को दर्शाता है। लगता है बाइसेप्स से यहाँ से निकली है, ह्यूमरस से निकली है और इधर रेडियोला में जाके धंस गई, रेडियस में जाके धंस गई ना, ये वाला सिरा मूव कर रहा। तो ये एंड ऑफ इंसर्शन, ये एंड ऑफ ओरिजिन कहलाता है। तो इस तरह से एक मसल हमने बिजली की केबल जैसी बताई। चलो भाई, अब बताने जा रहे हैं कि मसल चूंकि टिश्यू है और ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, तो अब बताने जा रहे हैं एक मसल फाइबर के बारे में। चाहे मसल फाइबर कह दो चाहे मसल सेल, एक ही बात। शरीर की ज़्यादातर सेल ओवल या स्फेरिकल होती है, ये तो अंडाकार होती हैं या फुटबॉल जैसी गोल मटोल होती हैं, लेकिन मसल सेल अभी हम दिखाएंगे पतली पतली लंबी लंबी धागा नुमा होती हैं, इसलिए मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। स्टडी ऑफ मसल को मायोलॉजी कहते हैं, इसलिए चाहो तो इसको मायोसाइट कह दो, बात एक ही है। और हम तुम्हें बताएं, अगर तुम्हें एक मसल सेल समझनी है, तुम देख लो ये क्या, पानी की बोतल देख लो, पानी की बोतल देख लो। देखो भाई, ये है मसल सेल, मान लो ये है पानी की बोतल। हालांकि तो रंगीन है, लेकिन सच्ची मुच्ची की बात बताएं तो एक मसल सेल या कोई भी सेल की सेल मेम्ब्रेन वैसी होती जैसे इस बोतल की दीवार, कैसी पारदर्शी सी होती है ना। थोड़ा हटा दें, ऐसी होती है, ऐसी होती पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, और ये लंबी लंबी है, इसलिए मसल फाइबर का था। तो तुम्हें अगर मसल से चलना है, पानी की बोतल देख लो, और हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो ऐसे लंबा लंबा बना के इधर से सामने से बना के दिखा रहे हैं। ठीक, देखो जरा, लगता है ये है उसकी बोतल की दीवार, अंदर भरा पानी अर्थात साइटोप्लाज्म। और चूंकि हम लोग तो यूकैरियोटिक एनिमल हैं, तो बेशक इसमें वो सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे जो कि एनिमल सेल में होना चाहिए। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ होगा। मसल की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, मसल की स्टडी को सार्कोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी में पहले पढ़ाया जाता था, एक वैज्ञानिक थे डुजार्डिन, जिन्होंने फ्लैसी चीज़ के लिए शब्द बोला था सार्कोड। और हमने देखा मसल भी बड़ी रसीली होती है, जैसे तरबूज नहीं खाते हम लोग, तो तरबूज जब खाते हैं काटते तो है ही, काटते भी है, साथ चूसते भी है, बिल्कुल ऐसी मसल होती है। हमने खुद देखा टीवी में, टॉम एंड जेरी एक बार आ रहा था कार्टून नेटवर्क, और उसमें जो है चूहा था वो मसल खा रहा था, तो काट तो रहा ही था, लेकिन ऐसा लगता तरबूज की तरह कहीं रस न टपक जा, चूस भी रहा था। बड़ा रसीली है भाई, और रसीली चीज के सार्कोड बोला जाता है। इससे याद रहेगा कि मसल की स्टडी को सार्कोलॉजी भी कहते हैं, और ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये है उसकी प्लाज्मा लीमा। इसलिए मसल सेल की प्लाज्मा लीमा को चाहो सार्कोलीमा कह दो, ये उसका साइटोप्लाज्म, चाहो तो सार्कोप्लाज्म कह दो, है कि नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे, वो सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे जो एक यूकैरियोटिक सेल में होने चाहिए, ये भी है।
चाहो इसको तो उधर नहीं लिखना चाहते, इधर ही लिखते हैं। इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, गोल्गी बॉडी, सब कुछ होगा, बस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ सार्कोकॉन्ड्रिया नहीं कहते हैं, सार्कोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में ध्यान करो, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती थी, बावजूद इसके वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी, ध्यान करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती थी और वो स्ट्रक्चर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होती थी। क्या कहते थे उनको? मीजोसोम। इससे याद रहेगा कि मसल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को मीजोसोम से कुछ मिलता जुलता है, सार्कोसोम कहेंगे। ठीक, इस तरह सब कुछ होता है। चलो थोड़ा देखें, साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन देख लें कि इसमें क्या क्या होता है। तो हम तुम्हें क्या बताएं, तुम जानते हो कि इन मोस्ट बॉडी सेल्स में 70 to 90% वाटर होता ना। अरे टीवी वाले कहते हैं शरीर में भाई 70% पानी होता है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें 75% तो साइटोप्लाज्म में पानी ही होता है। और क्या होता है? 20% सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है? सॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल प्रोटीन, अरे भाई मुर्गी का कच्चा अंडा फोड़ी देखो, जो फोड़ते हैं तो वो पीला वाला पोर्शन हटा दो, वो तो यॉक होता है, रिजर्व फूड होता है। बाकी का पोर्शन देखो कैसे लिबलिबा निकलता है ना, तो वो प्रोटीन ही तो है घुली हुई अवस्था में। हाँ, मुर्गी का अंडा फोड़ते तो जो निकलती है उसको एग एल्ब्यूमिन कहते हैं। यहाँ जो निकलती है उसको मायो एल्ब्यूमिन कह दो। तो यहाँ 3 प्रोटीन होती हैं। हम जरूरी नहीं सब चीज़ लिखें। देखो तुम्हारे पास इस तरह के नोट्स होंगे, बुकलेट यहाँ था ना, तो थोड़ा कम भी लिखें, परेशान मत हो ना। तुम्हारा जो ऐप है ना उसमें जहाँ पर तुम्हें वीडियोज़ लिखा उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में स्लाइड करना, एक मिलेगा ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, उसको क्लिक करना, फिर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के फोल्डर होंगे। बायोलॉजी में हमने सारा स्टडी मटेरियल लोड कर दिया, कभी भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो हो सकता है कुछ चीज़ें लिखें कुछ ना भी लिखें। तो हम ये कह रहे थे कि 20% तो सॉल्युबल प्रोटीन होती हैं, और ये होती है 3 कौन कौन सी? मायो एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन और मायोजन। ठीक, 3 सॉल्युबल प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? 5% के आसपास मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5% मिनरल्स। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, नर्व सेल पढ़ाएंगे, तो दिखाएंगे कि सेल के बाहर, किसी भी सेल के बाहर सबसे मेन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, मगर सेल के अंदर का मेजर साल्ट होता है पोटेशियम। तो ऐसे तो तमाम साल्ट होते हैं, लेकिन ये CPMT 2015 में एक बार पूछा गया था कि मसल सेल में मोस्ट एबंडेंट मिनरल कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे भाई? पोटेशियम। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कैल्शियम लगा देते हैं। कैल्शियम सेल के अंदर नहीं ज़्यादा होता है, वो तो हड्डियों में होता है, हड्डियों के ग्राउंड मैट्रिक्स में होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में। दांत में होता है, आउटसाइड द सेल होता है। तो ओवरऑल बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ये ठीक है, लेकिन सेल के अंदर अर्थात साइटोप्लाज्म में मोस्ट एबंडेंट कौन सा होता है? तो आंसर लगाना कैल्शियम। और क्या होगा भाई? इसके अलावा हम तुम्हें बताएंगे स्टोर्ड फूड भी होता है। क्या होता है? स्टोर्ड फूड। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट अपना आवश्यकता से अधिक भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में, जो आलू चावल खाते हैं उसमें होता है। और एनिमल जो है अपना एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, इसलिए ग्लाइकोजन को भी एनिमल स्टार्च कहा जाता है। हम तो बता चुके हैं स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। हम तो बता चुके हैं हमारे शरीर में एक अपॉर्णमंड होता है, एक अपॉर्णमंड, थोड़ा मज़ा आता है इसे कहने में। 1 पाउंड अर्थात 400 ग्राम मंड अर्थात एनिमल स्टार्च होता है, 400 ग्राम। हाँ, ये अलग बात है कि इस 400 ग्राम में से 100 ग्राम तो हमारे लिवर में स्टोर होता है, और बाकी का 300 ग्राम मसल्स में स्टोर होता है। तो इस तरह से स्टोर्ड फूड भी होता है इनके अंदर। और क्या होता है? साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे हाई एनर्जी कंपाउंड भी होते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड,
और भाई प्रत्येक सेल में एनर्जी को स्टोर करने का क्या साधन होता है? एटीपी। एटीपी तुम सुना होगा ऐसे, उसमें मान लो ये एडिनोसिन है, फिर शुगर है, फिर फास्फेट, एक और फास्फेट, एक और फास्फेट, और ये बॉन्ड जब टूटते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है 7300 कैलोरी। इसको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, ये भी हाई एनर्जी बॉन्ड, इससे कम एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से यहाँ एटीपी नाम का हाई एनर्जी कंपाउंड है। शरीर की सभी सेल्स में एटीपी होता है, बस यहाँ एक और बढ़ जाएगा। कौन सा? क्रिटीन फॉस्फेट, एटीपी के अलावा। ठीक, तो ये तो जो कुछ हमने तुम्हें बताया कोई नई चीज़ थोड़ी बता डाली, लेकिन चूंकि ये मसल सेल है, स्पेशल फंक्शन करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाना है, कुछ तो नया करना पड़ेगा। अब वही बताने जा रहे हैं, इनमें कुछ अलग से होता है जो ऑर्डिनरी सेल में नहीं होता है। क्या? बहुत सारी सिवैयाँ पाई जाती हैं इनके अंदर, न्यूमरस मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ऐसे सोचो, यही बोतल थी, इसका ढक्कन खोलते और मेरे पास सिवैयाँ होती, ऐसी खड़ी खड़ी सिवैयाँ खूब ठसाठस भर देते। अरे सिवई देखी होंगी मैगी की नूडल की तरह, थोड़ी पतली होती है, गाँव बनाई जाती थी, ठसाठस भर देते। और उन सिवैयों को कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं? तो न्यूमरस मायोफाइब्रिल्स भी होते हैं। अच्छा, सिवैयाँ घुलनशील नहीं होगी? अघुलनशील, प्रोटीन की बनी होती, जैसे गांव में सिवई बनाते मैदा की बनी होती। अगर घुलनशील होती तो गल जाएंगी, तो वो इनसॉल्वेबल प्रोटीन की बनी होती ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया अभी तक कि एक स्पेशल चीज़ जो है, जो अदर बॉडी सेल्स में नहीं है, वो है न्यूमरस मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, चलो, तो इस तरह से एक मसल सेल होती है। अब हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं, बेटा नीचे जगह कम है तो हम लोग ऊपर चले जाएं। तुम्हारे पास बुकलेट में सब बना तो है ही, देखना तुम। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर तुम्हें मसल फाइबर पानी की बोतल हो गया, अगर एक सिवई समझनी है, क्या क्या कहा था अभी? मायोफाइब्रिल कहा था। समझनी हो तो सिवई देख लो, है कि नहीं? सिवई देख लो। हम थोड़ा उधर बनाएंगे, ठीक है, जगह मिल जाए, क्योंकि बार बार इतना बड़ा डायग्राम बिगाड़ना और फिर से बनाना मुश्किल होता है। देखो जरा एक सिवई कैसी होती है। ठीक, तो सिवई कभी बनाई होगी? जब हम छोटे थे हमने खूब बनाई। गांव में तो चारपाई होती थी, और जैसे मौसम्मी का रस निकालने वाली मशीन होती है, ऐसी सिवई बनाने मशीन होती थी। तो चारपाई के ही एक किनारे पे मम्मी फिट कर देती थी इसको। हम लोग उसको कहते थे चलो बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग मशीन चलाते थे ऐसे करके, साइड से मैदा की लोई ठूंसती थी और नीचे मैगी के नूडल्स की तरह पतले पतले धागे निकलने शुरू हो जाते थे। अब सोचो, मम्मी ने पहली दूध जैसी सफ़ेद मैदा की लोई ठूंसी, सिवई किस रंग की निकलेगी? सफ़ेद रंग की। मान लो अगली में काला रंग मिला दिया, काले रंग की लोई ठूंसी, तो सिवई कैसे निकलेगी? काले रंग की। फिर अगली सफ़ेद रंग की ठूंसी, सफ़ेद रंग की। फिर अगली काले रंग की। तो ये जो सिवैयाँ होती हैं, इसीलिए कहीं पर काली, कहीं पर लाइट कलर्ड, कहीं पर डार्क कलर, कहीं पर लाइट कलर, कहीं पर डार्क कलर, कहीं पर लाइट कलर, कहीं पर डार्क कलर, ऐसी होती है सिवई। और सोचो इस बोतल में इस तरह से, इसको जो सफ़ेद की डायग्राम सफ़ेद नहीं बन सकता इसलिए डाट डाट बना दी। अब सोचो इस तरह की सिवैयाँ जब बोतल में ठसाठस भरी होंगी तो ओवरऑल बोतल कैसी दिखाई देगी? जहाँ पर सभी सिवैयों का काला पोर्शन आएगा वहाँ पर दूर से बोतल ही काली लगेगी। फिर जहाँ पर सफ़ेद पोर्शन आएगा वहाँ पर सफ़ेद लगेगी, फिर काला पोर्शन आएगा तो काली लगेगी, फिर सफ़ेद आएगा सफ़ेद लगेगी। इसलिए बोतल अर्थात पूरा मसल फाइबर पट्टी हमने थोड़े बना दिए, ऐसे चारों तरफ बनाते हैं, पट्टीदार होती, कहीं काली पट्टी, कहीं सफ़ेद पट्टी, कहीं काली पट्टी, कहीं सफ़ेद। इसलिए कहते हैं इसको स्ट्रिप्ड।
एक्चुअली मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन का कोई कलर नहीं होता है, उसके अंदर सिवैयाँ किस रंग की भरी हैं, इसकी वजह से ओवरऑल मसल सेल भी वैसी दिखने लगती है। ठीक है ना, तो ऐसी होती है। चलो अच्छा थोड़ी मोटी सी बना के दिखाएं। ये तो एक लाइन से बना दी सिवई, इसको थोड़ा मोटा सा करके बनाए तो ऐसा लगता है ये है एक सिवई, ऐसे बहुत लंबी है भाई सिवई। ठीक, और हम दिखाएंगे एक सिवई जो होती है कहीं पर काली कहीं पर सफ़ेद। ये जो सिवई है, कभी जैसे ऊन देखो, कभी ऊन को भी उधोड़े तो महीन महीन तंतु निकलते, फिलामेंट निकलते हैं। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि एक सिवई ऐसी होती है, बहुत लंबी है, तो इसमें हमने क्या किया, इसको टुकड़े में तोड़ लिया। ठीक, और इस सिवई के बनने में अभी हम तुम्हें दिखाएंगे बहुत सारे फिलामेंट भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? मायो फिलामेंट्स। ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे बड़ा शब्द है मसल, फिर मसल फाइबर, उसके अंदर है मायोफाइब्रिल। एक एक ऊन के धागे में तमाम सारे महीन महीन रेशा होते हैं, अर्थात एक मायोफाइब्रिल में, एक सिवई में बहुत सारे मायोफिलामेंट होते हैं। थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। ऐसा लगता है एक हमने ये बना दिया, इधर ही बना दे ऐसे। इस तरह से पूरी सिवई में ये बीच बीच में ऐसे तस्तरी धसी होती है, डिस्क धसी होती है। ये जो लाइन बनाई ये डिस्क है, दिखाएं जरा, ये ऐसी है, ऐसे तमाम ऐसे सिवई में बीच बीच में ऐसी तस्तरी धसी होती है। अब चूंकि तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें भले ये पूरी लाइन से दिख रही होगी, लेकिन अगर हम इधर से दिखाएं तो पता चलेगा ये तो पूरी तस्तरी है, पूरी डिस्क है। इसका नाम होता है जेड डिस्क या जेड लाइन। जेड इसलिए कहते हैं जिग जैग, यानी टूथब्रश आते हैं पेप्सोडेंट जिग जैग। एक्चुअली तुमने अगर बचपन में कभी हवाई जहाज वगैरह बनाया हो स्कूल में, हम तो खूब बनाते थे और उड़ाते थे, और जहाँ पहुँचाना चाहते थे वहीं पहुँचता था। ध्यान करो, इसे करके बनाते थे बचपन में। ऐसे करना, अगर उसको देखा जाए तो कैसी है, जिग जैग। तो सामने से तो लाइन बोल देते हैं, वास्तव में तो पूरी तस्तरी है, पूरी डिस्क है, और ऐसी तमाम धसी होती बीच बीच में, इन्हीं को कहते हैं जेड डिस्क या जेड लाइन। ये ठीक, प्रत्येक जेड डिस्क में ये कुछ महीन महीन फिलामेंट धसे होते हैं, और इनके बीच में मोटे मोटे फिलामेंट होते हैं ऐसे। ये मां माने मोटा, मां माने मायोसिन। ये जो मोटा है ना, ये धागा मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। पतले वाले एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसा लगता है एक्टिन एक्टिन एक्टिन, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। और तुम भी जानते हो कि समाज में जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खाना खा के दिन भर घूमते रहते हैं, वो सिंकारा पहलवान बन जाते हैं, अर्थात पतले पतले होते हैं। और जो खाया पिया खाने के बाद तुरंत सो जाए,
मोटापा आ जाता है। मोटे लोग थोड़े कम टहलते फिरते ना, स्लगिश होते हैं, सुस्त होते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे अभी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो मोटा वाला फिलामेंट है ये अपनी जगह से नहीं हिलता डुलता है, पतले ही वाले हिलते डुलते हैं। अभी दिखाएंगे भाई, डायग्राम पर बेस्ड चैप्टर है इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है यहाँ पे। ये एक मोटा फिलामेंट, एक और मोटा फिलामेंट, एक और मोटा फिलामेंट, ऐसे। ऐसे तमाम होते, पूरे हम नहीं बनाएंगे। हम तुम्हें बताएंगे इस तरह की सिवाई में तमाम तस्तरी धसी होती हैं और दो डिस्क के बीच का ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं सार्कोमियर। भाई मेरी माने डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाजन करने वाला टिश्यू, है ना। तो ऐसा लगता है सार्कोलॉजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अच्छा, इस मसल को, ये तो अलग बात है थोड़ा सा ज़्यादा ही मैग्नीफाई करके डायग्राम बना दिया, लेकिन इसको गौर से देखो तो ये वाला पोर्शन थोड़ा गहरे रंग का दिखाई दे रहा, ये यहाँ पर थोड़े हल्के रंग की दिखाई दे रही, फिर यहाँ पर गहरे रंग की दिखाई देगी। तो जहाँ पर ये गहरे रंग की दिखाई देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी सिवाई रंग की है, गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की, गहरे रंग की, हल्के रंग की। तो जहाँ पर एक डार्क कलर दिखाई दे रही है, इस जगह को कहते हैं डार्क बैंड। डार्क बैंड कहते हैं। और जहां पर लाइट कलर की दिखाई दे रही, यहां से अब तक ना, इसलिए इसको कह देंगे लाइट बैंड। तमाम सारे ऐसे बैंड दिखाई पड़ते होंगे। लाइट बैंड किस चीज का बना, तो यहां पे गौर से देखोगे तो ये पतला फिलामेंट, पतला फिलामेंट, पतला फिलामेंट। लाइट बैंड में के बनने में केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट भाग लेते हैं। जो एक्टिव होता है वही थिन होता है। लेकिन अगर डार्क बैंड की पूछें तो पूरा मायोसिन फिलामेंट तो है ही, लेकिन मायोसिन फिलामेंट का 1/3 लंबाई इधर से ओवरलैप्ड रहती है इस थिन द्वारा, और 1/3 लेंथ इधर से भी कवर्ड रहती है। बीच का ये 1/3 पोर्शन अनकवर्ड भी होता है। ये जो अनकवर्ड पोर्शन होता है बीच का, यहां से लेकर यहां तक, इसको एच जोन कहते हैं। चाहे एच जोन कहते हो, चाहे हैंसन जोन कहते हैं, ठीक है। तो मायोसिन डार्क बैंड के बनने में दोनों प्रकार के फिलामेंट भाग लेते हैं, मायोसिन भी भाग लेता है और एक्टिन भी भाग लेता है। यहां से यहां तक गौर से देखो तो काले वाले भी धागे दिखाई दे रहे हैं बीच में, और लाल वाले भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां से यहां तक केवल लाल वाले दिखाई दे रहे हैं। ये जो डार्क बैंड होता है, या पहले लाइट बताते, जो लाइट बैंड होता है, समझाने के लिए बता रहे ऐसे। मान लो ये मेरे पास कागज है, ठीक, यही कागज ले लेते थोड़ी देर के लिए। अब इसको फाड़ देते हैं। मान लो अकेला कागज है, तो इसके ऊपर जब टार्च डालेंगे, मारेंगे, सिर्फ याद रखने का तरीका है, तो चाहे जहां पे टार्च मारे हर जगह समान ब्राइटनेस की लाइट बाहर दिखाई दे रही है ना, ऐसे। लेकिन जो डार्क बैंड है, यहां पर ऐसा लगता है कि बीच में एक मोटा कागज है, इसी को डबल फोल्ड कर दें तो मोटा बन जाएगा, और इस मोटे का कुछ पोर्शन पतला कवर किए है, इस मोटे का कुछ पतला ऐसे कवर कर दे थोड़ा सा ऐसा। अब क्या होगा, पता नहीं क्या चार पड़, इसको मोटा मान लेना थोड़ा, ठीक ना, ऐसे कुछ पोर्शन ऐसा लगता है पतले ने कवर कर रखा है। अब देखना, तो यहाँ पर अगर जब लाइट मारेंगे तो जितना अनकवर्ड पोर्शन है वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जहाँ पर कवर्ड है वहाँ पर ब्राइटनेस कम लगेगी। यानी कि दूसरी तरफ समान ब्राइटनेस, समान इंटेंसिटी की लाइट नहीं आ रही है ना।
इसलिए हम तुम्हें कहेंगे कि जो लाइट बैंड है उस पर हर जगह इधर से टॉर्च मारी जाए तो हर जगह बराबर इंटेंसिटी की लाइट दिखाई देगी। आइसो माने समान होता है, इसलिए लाइट बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। आइसोट्रॉपिक बैंड शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो इसी को आई बैंड कह सकते हो। और डार्क में क्या था, यहाँ पे टॉर्च मारोगे ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी, यहाँ पे टॉर्च मारोगे तो थोड़ी कम ब्राइटनेस आएगी। और आइसो माने समान, इसका विलोम शब्द बनाना है तो स्पेलिंग में ए या एन लगा दो, अर्थात इसका दूसरा नाम होगा, एन लगा दिया, एनाइसोट्रोपिक बैंड। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो, ए बैंड कह सकते हो। ठीक, ऐसे ये होता है। तुम्हें हम बताएं, जैसे प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट को जोड़े रखती है जेड लाइन या जेड डिस्क, ऐसे ही बिल्कुल एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट को भी बीच से ऐसे जोड़े रखती है। ये चाहो तो मिडिल में पाई जाने वाली इलास्टिक मेम्ब्रेन को एम लाइन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एम लाइन कह सकते हो। तो इस तरह से हमने एक सार्कोमेयर पढ़ा दिया, ऐसे तमाम सारे होते होंगे जितनी बड़ी सिवई क्यों ना हो। और हम तो बताएं कि इतनी बड़ी सिवई पढ़ाना मुश्किल है, तो जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़ाएंगे हम तुम्हें इतने में ही पढ़ाएंगे। इसीलिए एक सार्कोमेयर को फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इसी से समझाया जाता है। पता तुम्हें, ये तो डायग्राम हम तो लंबा लंबा दिखा रहे हैं, अगर ये डायग्राम सामने से दिखाएं तो जरा एक बार और देख लेना। जैसे मान लो ये है जेड डिस्क, थोड़े से दफ्ती से बना ली, पकड़ने मजबूत रहे। तो हम ये बताने जा रहे थे, दिखा रहे हैं अभी दिखा रहे हैं, ये बता रहे थे कि इस तरह से, अरे भाई निकल जाएगा वक्त, दिखा रहे तीलियाँ निकलती हैं, कैसी फंस गई इस तरह की। दिखा रहा है अभी, बहुत ही कठिन भी है, बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, इसलिए इतना टाइम ख़राब करते हैं। दो चार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखना, जैसे ये जेड डिस्क है, तो हम ये कहना चाह रहे थे इसमें न जाने कितनी एक्टिन फिलामेंट धसे हों। पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं। अगर ये जेड डिस्क हम सामने दिखाएं तो ऐसा लगता है ये है जेड डिस्क, और इसमें न जाने कितने एक्टिन फिलामेंट धसे हो। मान लो ये एक धसा, ये एक धसा, ये ऐसे बहुत सारे धसे होते हैं। लेकिन अगर बताते हैं इन सारे एक्टिन फिलामेंट को मिलाया जाए तो एक ऐसे षटकोण सा बन जाता है, हेक्सागन बन जाता है, ऐसे ऐसे। ऐसे। और इन्हीं 6 एक्टिन के बीच में यहां कहीं एक मायोसिन फिलामेंट रखा होता है। आधा कट गया, ऐसे। इसी चीज को जरा समझना। हम ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए जेड डिस्क है
अब इसमें तमाम, चूँकि इसमें पहले ही बना लें हेक्सागोन, ऐसे ठीक। तो ऐसा लगता है इनको मिला दें ऐसे, ऐसे ठीक। अब यहीं डॉट पे मान लो हम ये तीलियां धसा दें, एक तीली को एक हमने एक्टिन फिलामेंट मान लिया, ऐसे ऐसे आधा इधर होगा आधा इधर होगा। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ऐसे 3 बनाई। इस तरह से टोटल 6 अगर कम से कम होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखते हैं और कोशिश करके। पता नहीं कौन सा जादू हो गया, निकल नहीं रही। टूट गई, चलो कोई बात नहीं, ये सही आइडिया है। कम से कम 3 और हो जाए। देखो यही बता रहे थे। ऐसे, और इन 6 एक्टिन के फिलामेंट के बीच में ऐसे एक सस्पेंडेड रहता है मायोसिन फिलामेंट, प्रत्येक 6 के बीच। चलो हमारी हथेली को मान लो, उसमें तो 5 अंगुलियां हैं, ये 5 ऐसे एक्टिन फिलामेंट। हथेली को जेड डिस्क मान लेना, इधर से भी हथेली जेड डिस्क है, इसमें 5 अंगुलियां, अरे टोटल 6 होनी चाहिए थी एक बार में, और उनके बीच में ऐसे रखा रहता है एक्टिन फिलामेंट। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो ये मोटा अपनी जगह से नहीं लेगा, ऐसा लगता है इसके ऊपर ये थिन फिलामेंट ऐसे खिसके गए, ऐसे रिलैक्स होगी मसल, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। कौन किसके ऊपर स्लाइड किया करेगा? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड किया करेंगे मायोसिन के ऊपर। इसका तो नाम ही होता था हम एक्टिव हैं, हम ही हिले डुलेंगे, ये मोटा नहीं हिले डुलेगा ना, ऐसे। और मतलब मजे की बात है, इस मार्कर की जितनी भी लंबाई थी, 1/3 इधर से ढके हैं एक्टिन, 1/3 इधर से ढके हैं एक्टिन, तो बीच में बची कितनी? 1/3 ही बची है। तो जब फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो मसल अपनी टोटल लंबाई का कितना छोटा हो सकती? 1/3 केवल। फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो बताते हैं अपनी पूरी लंबाई का 1/3 छोटी हो जाती है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि एक मसल कैसी होती है, एक सिवई कैसी होती है, मसल फाइबर कैसा होता है। नहीं मसल फाइबर नहीं, मसल फाइबर तो सेल है, वो तो पानी की बोतल से बताई दे। सिवई कैसी होती है? मायोफाइब्रिल कहते हैं सिवई को, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें 2-3 बातें अभी सिर्फ जानो कि एक सार्कोमियर किसको कहते हैं, 2 जेड डिस्क के बीच के स्पेस को कहते हैं। एक बार फार्मूला करके पूछा गया सार्कोमियर का कि एक सार्कोमियर किसको कहते हैं, तो एक सार्कोमियर बराबर है देखो भाई यहां से यहां तक है तो लगता है इधर आधा लाइट बैंड है जी, लाइट बैंड पूरा है, आधा जेड लाइन किधर है, आधा जेड लाइन किधर है, तो आधा ये लाइट बैंड है, पूरा ये डार्क बैंड, और फिर आधा ये, तो लगता है हाफ आई बैंड प्लस, अगर आधा आधा 2 टुकड़े मान ले तो 2/2 गए 2 ए बैंड। अब 2/2 काटोगे तो पूरा 1 बन जाता है, इसलिए 1 यानी कि फुल लाइट डार्क बैंड प्लस हाफ आई बैंड, आधा आई बैंड, पूरा डार्क बैंड, आधा आई बैंड। इस तरह से फार्मूला करके पूछा गया था। तो ये होता था यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अर्थात सार्कोमियर। चलो अब दिखाएं तुम्हें। अब बात ये होने जा रही है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये कैसा होता है, ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये कैसा होता है। नीचे जगह नहीं, हम लोग ऊपर उसको बिगाड़ लेते हैं। अब हम खुद तुम्हें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो देखो सारा खेल शब्दों का है, इसलिए याद रखना। एक बार हम फिर लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया था, मसल जो एक प्रकार का टिश्यू है, किससे बनी थी? मसल सेल या मसल फाइबर से।
मसल फाइबर के अंदर क्या था, पानी की बोतल बताई थी ना, सिवाई थी, अर्थात मायोफाइब्रिल थे। एक सिवाई में बहुत सारे क्या भाग ले रहे हैं, मायोफिलामेंट। केवल फिलामेंट कह दो, मायो कह देने से मसल्स के फिलामेंट हो जाता है। तो अब इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मायोफिलामेंट स्वयं दो प्रकार के होते हैं। कौन से वाले, एक्टिन फिलामेंट और काला वाला अर्थात मायोसिन फिलामेंट। देखते भाई एक्टिन फिलामेंट कैसा बना होता है। ये जो एक्टिन फिलामेंट है, पहले इसी निपटा दे चलो। 3 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। इसके बनने में 3 प्रोटीन भाग लेती हैं। और अगर तुम्हें एक्टिन फिलामेंट समझना है तो तुम मंगलसूत्र देख लो या कोई मोतियों वाली माला देख लो। मोती वाली माला बनाते हैं तो पहले धागा लिया जाता है, उसमें एक एक करके मोती पिरोए जाते हैं, अंत में पीतल के स्क्रू लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पहले तो हम ऐसे धागा लेंगे, ये फाइब्रस प्रोटीन लेंगे, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। अभी बना के दिखाएंगे। फिर इसमें मोती पिरोएंगे। मोती तो गोल मटोल होता है, ये एक मोती बना दिया, बस थोड़ा सा इसमें खांचा है। जब तक एक बनाया, गोल मटोल बनाया, तब तक इसको कहते ये एक्टिन प्रोटीन है। मगर जब एक मोती बनाया तो इसका नाम रख दिया हमने जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक। और फिर वो स्क्रू लगाएंगे अंत में, उनका नाम है ट्रोपोनिन। ये स्वयं 3 प्रकार होती है। कानपुर में एक चौराहा है, CTI चौराहा, उसी से आता रहता है ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। ठीक है। तो चलो हम जरा यही बना ही ले अच्छा सुंदर सा, इसी का थोड़ा और मैग्नीफाई करके बना लें। ठीक, ऐसा लगता है। एक्टिन फिलामेंट बनाने के लिए अब हम इधर ही इतना ही बनाए थे। ठीक है, ऐसा लगता है हमने ये धागा लिया ऐसे, कौन सी प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। बड़ी पूछी जाती है कि ट्रोपोमायोसिन किस फिलामेंट के बनने में भाग लेती है। चूंकि इसके नाम में मायोसिन जुड़ा ना, इसलिए बहुत पूछी जाती है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मायोसिन फिलामेंट के बनने में भाग नहीं लेती, एक्टिन फिलामेंट के बनने में भाग लेती है। तो हम वही तो मंगलसूत्र दिखाने जा रहे हैं। अभी हमने धागा लिया और इस पे ये मोती पिरोएंगे। अब भगवान ऊपर से चिपका देंगे। ले भैया, ऊपर से चिपका दिया, एक मोती गोल मटोल है जी एक्टिन, फिर एक और मोती, फिर एक और मोती, फिर एक और मोती, पूरी लड़ी बना दी, पूरी चैन बना दी। पूरी चैन को कहते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। इधर भी बनाया था। ठीक, ऐसे चाहो तो नीचे और बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो, बनाएंगे नहीं, देर बहुत लगती। ऐसे तमाम एक्टिन फिलामेंट होंगे। और यहीं कहीं हम ट्रोपोनिन C भी चिपकाए दे रहे हैं, ऐसे जगह जगह पर। ट्रोपोनिन 3 प्रकार की बताई थी। ठीक, तो ये इस तरह से एक्टिन फिलामेंट के बनने में 3 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है। अब बात आई मायोसिन फिलामेंट की, ये कैसा होता है। ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ठीक, ये बना होता है मायोसिन नाम की प्रोटीन से। एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना के दिखाएं, ऐसा होता है मायोसिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल। एक तो उसमें ऐसे सिर होता है, ऐसा होता है। मेरे हाथ को देखो, बिल्कुल तुम्हें साक्षात दर्शन हो गया ऐसे। ये मेरी मुट्ठी हो गई, मायोसिन मॉलिक्यूल का, मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल का सिर हो गया। और यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा कौन सा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट। यहाँ पर तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ये हिंज ज्वाइंट है। यहाँ पर भी हिंज कहलाता है। और ये उसकी पूंछ है, यहाँ से मुड़ा करेगा। तो ये हो गया मायोसिन का हेड, मायोसिन प्रोटीन का हेड। इसको शॉर्ट आर्म कह सकते हो।
चलो अच्छा लिख ही दें। ये तो स्प्रिंग लाइक पार्ट है जहाँ से ये हिल डुल सकता है, हिंज कहते हैं। और ये बाकी का हिस्सा ये सब उसकी पूंछ कहलाती है, ऐसे टेल। ये जो मायोसिन का सिर होता है, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, इस पे दो दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक हमने उभरी हुई बना दी, ये वाली बाइंडिंग साइट इस खांचा में फिट बैठ जाया करेगी। एक्टिन की बाइंडिंग साइट में फिट बैठ जाया करेगी। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे ये मुट्ठी हो और ये खांचा हो, इस ऐसे इसमें फिट बैठ जाए। तो एक साइड किसके लिए होगी? फॉर एक्टिन प्रोटीन हो गई। और एक जगह और खांचा बनाए दे रहे हैं, इसको हटा देते तो थोड़ी जगह मिल जाए। ऐसे इस जगह पे फिट बैठा करेगा एटीपी। डायग्राम से दर्शा दे तो मान लो ये है एडेनिन और शुगर से मिलकर बना हुआ पार्ट, इसको एडिनोसिन मान लेना। एक फास्फेट जुड़ा दिया, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एक और फास्फेट जोड़ दिया, एडिनोसिन डाईफास्फेट, एक और जोड़ दिया तो एडिनोसिन ट्राइफेट। तो ये एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट है, ये इस खांचा में फिट बैठ जाया करेगा। मायोसिन के सिर पर दो दो बाइंडिंग साइट होती, ठीक। ये जो मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन इस तरह के फिलामेंट के बनने में, मायोसिन फिलामेंट के बनने में इस तरह के प्रोटीन के 500 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। बना के दिखाएं, देखो अच्छा। देखो जरा, ये एक मॉलिक्यूल बनाया हमने मायोसिन प्रोटीन का, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, 124 और 125, 1 2 3 124 125, तो 250 इस तरफ से हो, 250 इस तरफ से, 1 2 24 125 ऐसे 250 मॉलिक्यूल। तो टोटल 250 मॉलिक्यूल एक तरफ से, 250 दूसरी तरफ। टोटल फिलामेंट बनने में कितने? 500। तुमने कभी गुलाब का पौधा देखा हो? मान लो ये गुलाब के पौधे की, और इसके ऊपर ऐसे कांटे से लगे होते हैं ऐसे ना, अलग होता है, हिलावट और छूट जाते हैं, वहाँ दाग छूट जाता है, स्कार मार्क छूट जाता है, लेकिन कांटा निकल आता है। तो वैसे ही इसको गौर से देखो, ऐसा लगता है इस पूरे मायोसिन फिलामेंट की ये जो बीच की स्ट्रक्चर है, ये इसको कहेंगे मायोसिन फिलामेंट की मुख्य अक्ष, अर्थात एक्सिस कहेंगे इसको। मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के किस चीज़ से बनी? ये टेल से बनी थी, सभी टेल मिलकर ये मुख्य अक्ष बनाई। और ये लग रहा कांटे की तरह बाहर को उभरे हैं। ये जो कुछ शॉर्ट आर्म और हेड बाहर को उभरे हैं, इनको कहा जाता है स्पर। क्या कहा जाता है? स्पर कहते हैं, या एरो हेड। अरे एरो हेड इसलिए कहते हैं, अगर तुमने कभी तीर देखा हो, ऐसे ही तो होता आगे। ये एरो हेड। तो शॉर्ट आर्म और हेड ये बाहर को उभरे होते हैं, इनको स्पर या एरो हेड कहते हैं। और जो मायोसिन फिलामेंट की रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मुख्य अक्ष है, जिसको एक्सिस कहा जाता है, वो जो होती किससे बनी होती? टेल से बनी होती है। ऐसे होते मायोसिन फिलामेंट। उल्टा बोले क्या? चाहे तो ये कह दो कि मायोसिन फिलामेंट 500 मायोसिन प्रोटीन के 500 मॉलिक्यूल का बना होता है, या उल्टा बोल दो, इस मायोसिन फिलामेंट को उधेड़ा जाए तो 500 प्रोटीन मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसको 500 प्रोटीन मॉलिक्यूल, मायोसिन प्रोटीन के 500 मॉलिक्यूल में डिवाइड किया जा सकता है, और डिवीजन माने मेरी होता है। इसलिए इस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को, इसको हटा दें, इसलिए इस मायोसिन के एक मॉलिक्यूल को ये कहा जाता है मीरोमायोसिन। यहां पर भी तो मेरी शब्द आ गया, मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पता तुम्हें, कोई भी प्रोटीन होती है चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को भी और डिटेल में देखें तो वास्तव में इसमें क्या होता है, ऐसे एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है,
जब बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जैसे यहाँ तमाम सारे ऐसे अमीनो एसिड लगे होते, ऐसे लगे होंगे, पूरे कौन बनाए, ठीक ना, देर बहुत लग जाएगी ऐसे। तो इस तरह से दो तो ये बहुत लंबी लंबी चेन है, इनको हैवी चेन कहते हैं। और इनके ऊपर एक इधर ये कम मॉलिकुलर वेट वाले यानी कम अमीनो एसिड वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी कम अमीनो एसिड वाली, एक इधर ऐसे, तब जाके ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो लगता है 2 हैवी चेन भाग लेती है और 4 लाइट चेन भाग लेती हैं, कम मॉलिकुलर वेट वाली प्रोटीन भाग लेती है। इस तरह से होता है। तो पता हम लोगों के स्टमक में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन का नाम सुना? तो ये भी तो प्रोटीन है। भाई हम लोग मुर्गा बकरा पचा लेते हैं। सोचो इस जो पेप्सिन होता है वो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को बीच से काटता है, अंदर से काटता है। किनारे से काटता तो उसको एक्सो पेप्टाइडेज कहते हैं, अंदर से काट देता है इंडो पेप्टाइडेज कहते हैं। तो अगर इस प्रोटीन को पेप्सिन के संपर्क में लाएं तो ये बीच से तोड़ देगा, इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये हो जाएगा। सोच के बताओ, ज़्यादा मोती, ज़्यादा अमीनो एसिड टेल में होंगे कि हेड और शॉर्ट आर्म में? हेड और शॉर्ट आर्म में, क्योंकि बहुत बार बॉइल की गई। तो मॉलिकुलर वेट इस पोर्शन का ज़्यादा होगा, इसलिए इन दोनों को मिला के कभी कभी हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। पूरे मॉलिक्यूल का नाम था ना मीरोमायोसिन। तो इस टुकड़े को हैवी मीरोमायोसिन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, इसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। समझ ना, इस तरह से होता है प्रोटीन। लेकिन ये नहीं, ये तुम्हारे ज़्यादा काम का है। ऐसा लगता है ये साधारण माइक्रोस्कोप से बना के दिखाया हो और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बना दिया हो, बहुत अंदर की बात बता दी है। तो इस तरह की हमने कहा था, एक होता है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, वो 500 मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, कहानी खत्म हो गई पूरी स्ट्रक्चर की। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि आखिरकार मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो भाई, जब तक साफ कर रहे बताना। बिजली की केबल क्या है? मसल। और किससे बनी होगी? मसल सेल से। एक मसल सेल महसूस करना है तो क्या महसूस करोगे? पानी की बोतल। इस पानी की बोतल के अंदर क्या होंगे? सिवैयाँ, अर्थात मायोफाइब्रिल्स। ठीक, और एक एक सिवैया के अंदर क्या होंगे? तमाम सारे फिलामेंट। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। स्वयं एक्टिन फिलामेंट के बनने में कितने प्रकार की प्रोटीन भाग ली? 3। स्वयं मायोसिन फिलामेंट के बनने में कितने प्रकार की प्रोटीन भी? एक ही प्रकार की। उसके मॉलिक्यूल जरूर 500 थे। अब हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो भाई, अगर हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिजली तो ब्रेन से आई होगी। चलो ये है मान लो ब्रेन, और यहां से ऐसी साधारण डायग्राम बनाए दे रहे। यहां से कोई ये नर्व फाइबर मान लो सूचना लेके आया बाहर। नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे कि एक एक नर्व फाइबर अंत में तमाम सारी ऐसी ब्रांचेज में बदल जाता है। अलग बात है, हम हमेशा 3 बनाते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इन ब्रांचेस को कहते हैं टीलोडेंड्रिया, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अंत में जो फूली फूली गांठ से होती है इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। और मान लो ये यहाँ सूचना लाई, ये है एक मसल फाइबर। पूरी पानी की बोतल है, कहीं काली दिख रही, कहीं सफ़ेद दिख रही, कहीं काली कहीं सफ़ेद। अंदर साइटोप्लाज्म भी आ रहा। ठीक, तो अब मान लो यहां से सूचना आई, तो देखो बिजली कैसे पैदा होती अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी भी बताएंगे फिर नर्वस सिस्टम में बताएंगे तो तुम भी बोर हो जाओगे और टाइम भी बोर लगेगा। अभी तुम मान लो कि इस नर्व सेल में किसी तरह से बिजली आ रही है। खैर, हम तुम्हें बताएंगे कि जो ऑर्डर बाहर लेके आती है ऐसे नर्व फाइबर को मोटर नर्व फाइबर कहते हैं। ऑर्डर मोटर। और एक एक मोटर नर्व फाइबर
हम तो यहाँ पर एक बना दिया है, एक मसल फाइबर बना दिया, ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। कई कई मसल फाइबर को संदेश दे सकता है। कहा जाता है ए मोटर फाइबर अलॉन्ग विद ऑल द मसल फाइबर सप्लाइड बाय इट मेक ए यूनिट कॉल्ड मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट किसको कहते हैं समझ गए ना? एक नर्व फाइबर एक साथ जितने भी मसल फाइबर को सूचना देता जाके है कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्शन करो, सबको मिला के मोटर यूनिट कहते हैं। अच्छा, हम तो बताएंगे जो नर्वस सिस्टम में भी दिखाएंगे कि दो नर्व सेल के बीच भी जंक्शन होता है। यहाँ नर्व सेल और मसल के बीच जंक्शन है, चाहो तो इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दो। क्योंकि बिजली इधर से आएगी, जब बिजली इधर से आएगी ऐसे, तो ये वाली जो न्यूरॉन है इसको क्या करेंगे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो जंक्शन होता है ना इसको सिनैप्स कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये मसल सेल की मेम्ब्रेन है जो कि जंक्शन के बाद है, इसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हो, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, बीच में गैप होता, दरार होती है। ये जो बीच का गैप है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें फ्लूइड भरा होता है, कैल्शियम रिच फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हो सिनेप्टिक फ्लूइड। और दोनों को मिला दे तो ही जंक्शन कहलाता है। ठीक, तो चाहे तो इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दो या न्यूरोमस्कुलर सिनैप्स कह दो। या इसी का दूसरा नाम होता है मसल एंड प्लेट। ठीक, ऐसा होता है। तो अब हम ये तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे। बस यहाँ इम्पल्स कैसे जनरेट होती ये अभी नहीं बताएंगे, ये डायरेक्ट तुम्हें नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे। चलो मान लो हमने किसी तरह मान लिया कि यहाँ से बिजली आ रही नीचे, और तुम अभी थोड़ी देर के लिए काम चलाने के लिए इम्पल्स मान लेना चेंज इन परमेबिलिटी। जब हम दिखाएंगे कि स्टिमुलस दिया जाता है नर्व सेल पे तो सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, बाहर से खूब सारे सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। तो तुम अभी मान लो कि इम्पल्स माने चेंज इन परमेबिलिटी। अच्छा, इधर हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम को ऐसे लंबा लंबा बनाएंगे तो थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है, तो हम दूसरा इसका व्यू बदले दे रहे। ठीक है, देखना। बस वही बात है कि ये ऐसे डायग्राम जाए हम सामने से बना के दिखाएंगे। ये है मान लो मसल सेल, मसल सेल या मसल फाइबर, न्यूक्लियस भी होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। और तुम्हें पता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। समझाने के लिए इसे बना लिया। ठीक, अच्छा, यहां सिनेप्टिक फ्लूइड भरा था। ये जो, अच्छा ये वाली बिगाड़ दे साइड वाले, इनकी जरूरत तो है नहीं अभी, काय कठिन करें ज़्यादा। ठीक, ये जो फूली फूली गांठ है इसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। और इसके भी अंदर साबुन के बुलबुला जैसे होते हैं खूब सारे, एक बना दिया हमने। इस साबुन के बुलबुला को कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। सोप बबल टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं और इनके अंदर केमिकल भरा होता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन। जैसे एसिटिलकोलिन का नाम सुना, एड्रिनलिन का नाम सुना, वो भरे होते हैं। खैर, इधर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इस पर इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का
स्वागतम करने के लिए कुछ होता है। स्वागतम मतलब रिसेप्शन, इसलिए इनका नाम होता है रिसेप्टर। ये जो खांचे टाइप बना दी, ठीक। अब समझना क्या होता है। जैसे ही यहाँ से बिजली आई अर्थात इम्पल्स आई अर्थात चेंज इन परमेबिलिटी आई, तो वहाँ यहाँ तक आएगी, यहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। तो इधर लिखते भी चले थोड़ा थोड़ा। एज इम्पल्स रीचेज टू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? इम्पल्स माने क्या था? चेंज इन परमेबिलिटी। तो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। और इधर भरे थे बहुत सारे कैल्शियम आयन, तो फिर वो कैल्शियम आयन अंदर जाने लग जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा? कैल्शियम आयन, है ना, क्या था? जैसे जैसे यहाँ आएगी तो क्या होगा? कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे, इंटर्स टू सिनेप्टिक नोड में अंदर जाएंगे, ठीक। और ड्यू टू दीज कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं तो ये जो साबुन के बुलबुला है ये हिलने डुलने लगते हैं, ये मूव करना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है? ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और साथ साथ फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं। पहले समझाते फिर लिखेंगे। और जब फट जाते हैं तो यहाँ से पूरा अंदर जो केमिकल भरा था, जो एसिटिलकोलिन हो सकता है, वो आके यहाँ चिपक जाता है, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। देखो ये कुछ नहीं है। ऐसे सोचो कि हम यहाँ खड़े थे और मेरे बगल में कोई दूसरा लड़का हो, अगर मेरा हाथ उसके हाथ से डायरेक्ट संपर्क में पहुँच जाएगा तब तो हम ऐसे उसकी हथेली में खुजला देंगे और समझ जाएगा कि इशारा कर रहे हैं कि चलो क्लास से बाहर चलते हैं। लेकिन सोचो जब दो लोग दूर दूर बैठे तो क्या करें? तो तुमने देखा था बचपन में मैसेज भेजने के भांत भांत के तरीके। मान लो हमारा दोस्त दूर बैठा है तो कई बार ऐसे कागज लिख देते थे 3:30 बजे मोती झील पहुंचना है, और हवाई जहाज बना के उड़ा देते थे, उसके पास पहुंच जाता था, वो समझ जाता है 3:30 बजे पान की दुकान पे, है नहीं? मैसेज भेजने तरीके हैं। एक्चुअली यहाँ से यहाँ संदेश आना होता है कि बहन, मसल सेल नाम की बहन, तुम भी अपनी परमेबिलिटी चेंज करो। लेकिन इनके बीच फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, तो यहाँ से केमिकल निकाले जाते हैं, और जैसे ये केमिकल इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ जाती है कि मेरे लिए संदेश आया है कि तुम भी अपनी परमेबिलिटी चेंज करो। ऐसे ना इसकी परमेबिलिटी चेंज होने लगती, आगे ये चेंज इन परमेबिलिटी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती। जैसे जैसे एक समय ऐसा आता कि चेंज इन परमेबिलिटी यहाँ से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार में आ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हमने कहा था स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, क्या कहा था? तो जैसे ही इसकी परमेबिलिटी चेंज होती है तो अंदर से खूब सारा कैल्शियम निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये सारे पॉइंट तुम अपनी बुकलेट में देखना, हम ऐसे ही समझाते रहे लेकिन देर बहुत लगती। पहले सबसे पहले क्या था, क्या बोला? एज द इम्पल्स रीचेस टू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो क्या हुआ? कैल्शियम आयन इंटर्स इनटू द सिनेप्टिक नोड। इन ड्यू टू दिस कैल्शियम आयन क्या हुआ? सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव एंड फ्यूज विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड गेट रप्चर्ड, फट जाती हैं। इससे क्या हुआ? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, चलो हम स्पेशली उसका नाम ही बोल लेते हैं एसिटिलकोलिन। इससे क्या हुआ? इस मेम्ब्रेन में चेंज इन परमेबिलिटी होने लगी। इससे क्या हुआ? ये चेंज इन परमेबिलिटी होते 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 कहाँ आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या हुआ? इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलकर साइटोप्लाज्म में आ गए। ठीक, यहाँ तक की बात समझना। अब जरा उस डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखना क्या था, मत भूलना कि वो जो सेवइयाँ हैं वो इसी बोतल के अंदर भरी है जिसमें साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम। अब जरा बात को समझना, ये बताई थी अभी, एक और बना ले।
कम से कम तो जहाँ पे मैकेनिज्म होती है ना वहाँ पे टाइम लगता है, सीधा सीधा मैटर हो तो आसान है पढ़ाना। ऐसी बात थी। ना यही कहा था अभी थोड़ी देर पहले, यहीं पे भरे मोटे वाले फिलामेंट। थोड़ा इधर बना दें, इसलिए बनाते ताकि लाइट बैंड भी विजिबल हो जाए। बना रहे इसका भी थोड़ा और मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया था ना, वो भी कम से कम एक सार को मेरे तो चलो बना ही ले, अच्छा इतने बना ले कम से कम। ये बात थी। कम से कम बहुत सारे न बनाए तो कम से कम 2 तो एक्टिन। अभी क्या बनाया, ट्रोपोमायोसिन। अब एक को क्या कहा, जी एक्टिन। पूरी चैन को क्या गया था, एफ एक्टिन। बीच में कहीं न कहीं ट्रोपोनिन भी बनाई थी। इधर हमने मायोसिन फिलामेंट बनाया था, 500 मॉलिक्यूल इधर से लिए थे। ना अब हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि जो ये मायोसिन के हेड है और ये जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, इनको एक दूसरे के प्रति बड़ा लगाव है, बड़ी एफिनिटी है। अगर ये खुले मिल जाएं तो इनमें ये मायोसिन के हेड ऐसे ऐसे फिट बैठ जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रोपोमायोसिन होती है, जो नीला वाला धागा होता है, ये कुछ ऐसा होता है कि जो एक्टिन की खांचा होता है वो अंदर साइड में होता है। मतलब ये जो अब देखो, हम तो बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। ये जो नीला वाला धागा हो तो इस तरफ बना देते अगर हम, तो ये सारे खांचे ब्लॉक हो जाते, मास्क्ड हो जाते। जैसे नहीं हम लोग, ये मतलब बाइंडिंग साइट है, इसमें लड्डू, हमारे इस मुंह को बड़ा लड्डू से प्यार है, लेकिन मास्क लगा दो तो लड्डू अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो बताते हैं अच्छे भले मसल में ये जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती हैं, जिनमें मायोसिन का सिर फिट बैठा है, ये मास्क्ड रहती है ट्रोपोमायोसिन द्वारा। हाँ, कहीं से कोई घूस मिल जाए, जैसे मान लो चौकीदार गेट फड़ा, किसी को आने नहीं दे रहा, 10 रुपये का नोट दो, आने देगा वो, घूस दे दो उसको। और यहाँ घूस चाहिए पैसा की नहीं, कैल्शियम आयन की। तो बताते हैं जैसे ही साइटोप्लाज्म में इस पानी की बोतल के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ट्रोपोमायोसिन जो पहले इधर था, ये खिसक के ऐसे पीछे आ जाता है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और ये जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाती है। पक्का सारा खेल कैल्शियम आयन की वजह से होता है। अच्छा, अब इधर क्या होता है, तुमने सुना था मायोसिन के हेड पर एक और बाइंडिंग साइट बताई थी, कौन सी, एटीपी के लिए ना। तो इधर इसमें एटीपी फिट बैठ जाता है। हम जानबूझ के थोड़ा दूर इसलिए बना रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे।
ये इसमें फिट बैठा होता है। और एटीपी अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये तो शुगर है, एक फास्फेट, एक और फास्फेट, एक और फास्फेट, और कहा था ये वाला अगर बॉन्ड टूटे या ये वाला टूटे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 7300 कैलोरी। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि एडीपी, बायोलॉजी की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एटीपी को तोड़ने वाली रिएक्शन ही क्यों ना हो, बिना एंजाइम के नहीं होती है। तो यहां पर जैसे माल्टोज को तोड़ना हो, पचाना हो, माल्टेज चाहिए, सुक्रोज को डाइजेस्ट करना हो, सुक्रेज चाहिए, एटीपी को तोड़ना हो तो एटीपीएज। तो वास्तव में एक एंजाइम चाहिए होता है, एटीपीएज। ठीक, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो बताते हैं जो मायोसिन का हेड होता है यही अपने आप में एटीपीएज एंजाइम का भी काम कर लेता है। बस मैग्नीशियम आयन अगर मौजूद हैं तो मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में ये एंजाइम का काम कर लेता है। मायोसिन बॉडी की ऐसी प्रोटीन है जो दो काम करती है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है, मायोसिन फिलामेंट की संरचना के बनने में भी भाग लेती है, और ये एंजाइमेटिक प्रोटीन भी है, एंजाइम की तरह भी बिहेव कर लेती है। तो जैसे ही मायोसिन पे एटीपी चिपका और इसने एंजाइम की तरह बिहेव किया तो ये एक बॉन्ड टूट जाता है, फास्फेट अलग हो गया, एडीपी अलग हो गया। तोड़ने से फायदा, एनर्जी मिली होगी, और इसी एनर्जी की मदद से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो सारे मायोसिन हेड अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्टिन की बाइंडिंग साइट में ऐसे फिट बैठ जाते हैं। लगता दो जिस्म एक जान हो गए, अर्थात पहले एक्टिन और मायोसिन अलग अलग शब्द थे, अब लगता है यहां से यहां तक एक्टोमायोसिन बन गया। क्या बन गया? एक्टोमायोसिन। या ऐसा कह सकते हो जैसे इस सड़क पे कोई चीटा जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, पर अब वो इस पुल से होते हुए इस सड़क पे आ जाए, पर अर्थात लगता है ये क्रॉस ब्रिज बन गए। क्या बन गए? चाहे क्रॉस ब्रिज कह दो, चाहे एक्टोमायोसिन। ठीक, अब क्या होता है एक और साथ साथ। अच्छा, तुम जानते हो कि एनर्जी, पैसा बड़ी वैसी चीज़ है। लोग कहते हैं कल तक देखो ऐसे ही घूमते थे, लुंगी बांधे, और आज पैसा क्या आ गया, जीन्स पहनने लगे, ऐंठन आ गई, ऐंठ के चलने लगे। पैसा आ जाए, एनर्जी आ जाए, अच्छों में ऐंठन आ जाती। तो जैसे ही एक्टोमायोसिन जी फिट बैठते हैं तो इनमें क्या होता है, अरे वो हिंज वाली बात याद आई, ये ऐसे फिट बैठा था, और ये फिट बैठने के बाद हिंज ये मायोसिन का हेड ऐसे ट्विस्ट होता है, ऐसे 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 फिट बैठा ऐसे। और सोचो सारे मायोसिन ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सारी चीज़ खिसक के पास में आ जाएगी और हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा तब तक होता रहेगा, ये एनर्जी खर्च हो जाएगी, फिर ये डिटैच होंगे, फिर दूसरा एटीपी जुड़ेगा, फिर वो टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, एडीपी और फास्फेट बनेगा, एनर्जी निकलेगी, फिर ये फिट बैठेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ कैल्शियम का लेवल कम ना हो जाए, और इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जबकि ये धागे आगे पीछे से स्लाइड करते हैं। कौन किसके ऊपर स्लाइड किया? मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड किए। तुमने कभी वो देखा स्क्रू गेज, पेंच मापी? अच्छा छोड़ो, लिपस्टिक देखी? लिपस्टिक, अच्छा छोड़ो, फेवी स्टिक देखी ना? फेवी स्टिक आती है, यहाँ पीछे पहिया टाइप लगा होता है, ऐसे उसको ऐसे घुमाओ तो लिपस्टिक या फेवी स्टिक आगे पीछे रॉड घूमती ना। क्या कहते हैं उस पहिया को? रैचिट। इस थ्योरी को चाहे तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कह दो, या इसको रैचिट थ्योरी कहते हैं, जिसको हक्सले एंड हक्सले ने दिया था। बात समझा? तो चलो इस डायग्राम समझाइए तो ज़्यादा डिटेल में है। तो जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे वैसे किसी एक सार को मेरा समझा दे, इस पर समझा देते, ये इस खिसक के पास आएंगे, और ये वाली डिस्क यहाँ तक आ जाएगी, ये वाली डिस्क भी खिसक के यहाँ तक आ जाएगी। तो जब फाइनल जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो समझना ये यहाँ पे आ गई, ये वाली डिस्क खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। ये वाला एक्टिन फिलामेंट था, ये से, और ये मायोसिन फिलामेंट था। तो कहा जाता है कि जब फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो एक सिवई में से कौन सी चीज़ गायब हो जाती?
जब इस तरह से तुम्हें ध्यान है, इस अनकवर्ड पोर्शन क्या कहा था, हैंसन जोन। अब तो कहीं कोई अनकवर्ड पोर्शन नहीं दिख रहा, एच जोन डिसअपियर हो जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन क्या कहा था, लाइट बैंड। अरे हाफ है तो क्या हुआ, इधर ये हाफ है तो क्या हुआ, ये भी लाइट बैंड। अब कहीं नहीं दिख रहा लाइट बैंड, तो लाइट बैंड डिसअपियर हो जाता है फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, एच जोन गायब हो जाता है। लेकिन किसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई में, और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई किसकी थी, डार्क बैंड की या ए बैंड की, इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस किस चीज़ की आवश्यकता हुई, एटीपी की हुई। एटीपी को तोड़ने के लिए एंजाइम एक्टिव हो, उसके लिए एक आयन चाहिए था, कौन सा, मैग्नीशियम आयन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थी वो खिसक के पीछे क्यों गई थी, कैल्शियम आयन की वजह से। तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एटीपी सभी की जरूरत पड़ती है सबकी, ठीक है ना। बस कहानी खत्म हो गई पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं या इसको रैचिट थ्योरी कहते हैं। चलो हमें पूरी कहानी खत्म हो गई, बस छोटे छोटे कुछ शब्द हैं, बुकलेट में तुम अपने मन से देखना। हेडिंग पड़ी हुई प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, और दो दो शब्द हम बता दें। एक जैसे शब्द लिखा हुआ है मसल ट्विच क्या होता है, मसल ट्विच क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देख लेना, कुछ नहीं है। हमने पेन चुबोया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पेन चुबोया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक बार केवल स्टिमुलस दे, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, इसको कहते हैं ट्विच। सिंगल आइसोलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज ट्विच। और एक बार बहुत जमाना पहले आया था सीपीएमटी में कि ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती है उनका ट्विच कितनी देर का होता है, आधा सेकंड का होता है, ठीक है ना, 0.5 सेकंड का होता है। इसके बाद एक हेडिंग है रिफ्रैक्टरी पीरियड। सब लिखा है इसलिए हम लिख के नहीं बताएंगे, ऐसे ही थोड़ा देख लेना क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। हमारे मुंह से समझो, जैसे तुमने लड्डू खिलाया, मतलब ऐसा लगता है स्टिमुलस दिया। कई बार पानी बतासे खाने जाते हैं, दोना पकड़ा देता है, एक बतासा रखता, तब तक कम खत पे दूसरा ले आता है। हम लोग ऐसे हाँ, फिर वो खिलाता, हाँ, क्या मतलब हुआ कि एक बार स्टिमुलस दिया, स्लो मोशन में समझना, पेन चुबाया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। अब इसी दौरान तुम दूसरा पेन चुबा दोगे, कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन करके पुनः रिलैक्स ना हो जाए, तब दूसरा स्टिमुलस रिसीव कर पाएगी। भाई अगर एक बार बतासा खा लिया, तब जब तक ये मुंह खाली नहीं हो जाएगा, तब तक दोबारा बतासा नहीं खा सकते, लड्डू नहीं खा सकते। तो मतलब एक स्टिमुलस दे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होकर जाए, फिर से रिलैक्स हो जाए, तब दोबारा स्टिमुलस दिया जा सकता है। तो दो स्टिमुलस रिसीव करने के बीच का जो समय होता है, इसी कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगली हेडिंग है मसल फैटिगनेस। फैटिगनेस माने थकान। क्या बताया था कि जब कुत्ता दौड़ते हैं, खूब तेज काम करते हैं, और जब जितनी कुत्ता दौड़ाता बड़ी जान लगा के दौड़ते हैं, भाई काम करो बदले एनर्जी चाहिए, और उतनी तेज हम सांस ले नहीं पाते, फिर भी चाहिए एनर्जी। तो हमारी मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है, जिसके फलस्वरूप इनमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और जैसे जैसे इनमें लैक्टिक एसिड बनता है, वैसे वैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता खत्म होती चली जाती है। और जब पूरी तरह मसल के अब नहीं दौड़ पाएंगे, अब हम लोग लेट जाते हैं ज़मीन पे, कुत्ता काटना काटो, नहीं छोड़ने चले जाओ। तो जब पूरी तरह दौड़ने की शक्ति खत्म हो जाती, भयानक थकान हो जाती, उसी कहते हैं थकान अर्थात फैटिगनेस। क्यों होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। हमारे ज़माने में तो हमें कोरी साइकिल भी पढ़ाई जाती थी, जो लिवर और मसल के बीच चलती थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ दिया तो है नहीं। मसल फैटिगनेस के बाद एक हेडिंग है टिटेनस। सुना, खूब नाटक सुना होगा तुमने, देखा होगा गाँव के लोग कहते हैं कि भाई ऐसा था, हम ससुराल जा रहे थे साइकिल से, रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा और हमने ध्यान नहीं दिया, हमने वहाँ लघु शंका कर दी, अब मुँह टेढ़ा हो गया, उठाने मुँह टेढ़ा हो गया। लोग सोचते हैं वो ब्रह्म देवता आ गए, पीपल वाले देवता। ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है, पीपल के पेड़ की हम लोग इसलिए पूजा करते हैं कि वो ऑक्सीजन बहुत देता है, तो उसको धर्म से जोड़ दिया ताकि उसका कोई फर्नीचर के लिए या ईंधन के लिए उसको काट न डाले। एक्चुअली हुआ क्या था, तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही थी। कैल्शियम जो अभी बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इत्तेफाक है कि जब टिटनेस माने होता है सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा होता है बस, और ये रिलैक्स नहीं होती, इतना भयानक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोगों की अजीब तक कट जाती। तो देखा गाँव प्याज सुंगाते हैं, जूता सुंगाते हैं, तब जाके कहते हैं अरे लो भूत उतर गया। तो सस्टेन्ड मतलब लगातार मसल कॉन्ट्रैक्टेड फेज बनी रहे, इसे कहते हैं टिटनेस, या इसमें बेसिकली देखा जाए मसल फेल टू रिलैक्स। हाँ, और ऐसा होता है ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, ना कि पीपल वाले देवता की वजह से। खैर, अगले एक शब्द है राइगर मॉर्टिस। क्या होता है राइगर मॉर्टिस? क्या होता है? मॉर्टम शब्द मृत्यु से होता है। मॉर्टेलिटी रेट, नेटलिटी रेट, नेटलिटी रेट कहते थे, नेटलिटी कहते थे जन्म दर, मॉर्टेलिटी कहते थे मृत्यु दर। और राइगर कहते मलेरिया का मुख्य लक्षण है चिल्स एंड राइगर। मलेरिया में ठंड लगती है, रजाई पर रजाई उड़ते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक चिल्ड देना, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना, चिल माने ठंडक हो गया, और राइगर माने होता कपकपी लगना। तो राइगर मॉर्टिस नाम बताता है कि मरने के बाद कपकपी लगे, अर्थात मरने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। बात समझते ना? तभी तुमने देखा होगा कि हम लोग के यहाँ अगर कोई बुजुर्ग खत्म हो जाता है तो तुरंत उसको बेड या चारपाई से उतार के जमीन में लेटा दिया जाता है, और उनके जितने हाथ पैर होते हैं सब ऐसे सीधे कर दिए जाते हैं, मुंह बंद कर दिया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती, नाक में रुई ठूस दी जाती, जिससे शरीर सीधा बना रहे, क्योंकि मृत्यु के बाद ये शरीर अकड़ने लग जाएगा, टाइट होने लग जाएगा, अर्थात राइगर मॉर्टिस शुरू हो जाएगी। अरे हम तो देखिए कभी इतनी भयानक राइगर मॉर्टिस होती है कि मरा हुआ आदमी ऐसे बैठ जाता है, तुमने उसके ऊपर लकड़ियाँ रख के पूरी अर्थी सजा पाई, वो उठ के बैठ जाता है, लोग भाग कर दे भूत 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 भूत, कुछ नहीं, उसकी बॉडी में इतना भयानक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया कभी उठ के बैठ जाते हैं। तो मरने के बाद जो आखिरी बार मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छे डॉक्टर तो शरीर के किस पार्ट में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये देख के बता देते हैं मर्डर कितने घंटे पहले हुआ था। बुकलेट में पढ़ना, सबसे पहले कहाँ राइगर मॉर्टिस शुरू होती है? जा मसल्स में, इसलिए सबसे पहले मुंह बंद कर दिया जाता है, आंखें बंद कर देती। हम जमीन पे इसलिए लेटाते हैं, मान लो तुम्हारे बाबा 110 साल के थे, खत्म हो गए, अब वो ऐसे करके चरपैया आप लेटे थे, अब ऐसे करके फिर उनको जो अर्थी सजाओगे तो लकड़ियाँ लुढ़क जाएंगी, इसलिए पहले हम लोग सीधा कर देते हैं कि नहीं, ताकि अर्थी सजाने में दिक्कत ना हो। तो ये है राइगर मॉर्टिस, अंतिम बार जो है। और राइगर मॉर्टिस सबसे पहले कहाँ पे ये होती है? जा मसल्स में, मुंह जब अकड़ने लगता है आदमी का, और जैसे 11 बजे मृत्यु हुई तो 12 बजे के बाद 12 से 1 बजे के बीच ये लकड़े आने लगता है, टाइट होने लगता है। सेकेंड आवर में राइगर मॉर्टिस शुरू हो जाती है। इसके बाद एक हेडिंग है छोटी सी, सिवरिंग माने कपकपी लगना। खूब देखा होगा तुमने, कई बार में ध्यान है माघ के महीने में गंगा स्नान करने जाते सर्दियों में, तो इतना ठंडक होती थी, ऊपर से गंगा जी का पानी ठंडा, तो मुश्किल से तो कपड़े उतार पाते थे, लाओ स्नान कर लें, और फिर 3 बार पानी छू के लौटाते थे, अरे यार बहुत ठंडा पानी, कौन नहाने जाए। और कई बार देखा जब गंगा किनारे गए हिम्मत करके, उधर से जो गंगा जी से स्नान करके आ रहा वैसे पानी छींटा मार देता था, अरे यार करने लगते ना, मम्मी कभी पकड़ ठीक से खड़ा हो कम वक्त, और मम्मी करने लगी। अच्छा ये बताओ, ये मसल्स हैं वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री? ये हैं वॉलेंट्री, ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा से काम करती है, लेकिन जब कभी लगती है तो करने लगते हैं, अर्थात इनमें स्वतः कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। यही है सिवरिंग। सिवरिंग क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेंट्री मसल्स, स्वतः मसल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेंट्री मसल्स। फायदा क्या हुआ इससे? ठीक है, जैसे तुमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सुना हो। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है ना एनर्जी को नष्ट किया जा सकता ना पैदा किया जा सकता है, इसलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन सेकंड लॉ भी होता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि पता तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं? एटीपी की एनर्जी को हम कार्य में बदलते हैं, एटीपी की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जब भी किसी एनर्जी का रूप बदला जाता है, कुछ न कुछ एनर्जी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो जितनी एटीपी खर्च होती हैं उतना हम वर्क नहीं कर पाते, उतने जूल वर्क नहीं करते हैं।
क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में बदल जाती है। और सर्दियों में यही तो चाहते हैं, ठंडक है बहुत, अगर शरीर में हीट पैदा हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो शिवरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। तो इस तरह सारे शब्द खत्म हो गए। अब 2-3 शब्द हैं एक साथ बताएंगे। एक शब्द है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक है ऑल और नन रूल। और इसी बात बताएंगे लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई। 3 शब्द हैं, सुनो क्या है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सुना कभी? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी का फोटॉन जो किसी मेटल पर मारने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकल आए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हम तुम बड़ा अच्छे समझाएं। जैसे मान लो हम सुबह 4 बजे किसी बॉयज हॉस्टल में गए, कोई बच्चा सो रहा था, उसके हमने जो है, ये मान लो बच्चा सो रहा था, हमने इसके सिर पे हाथ से लाया, फिर आया से बेटा पूत उठो पड़ो 4 बज गया, और इसका मकसद ने टस मस नहीं की बल्कि गर्म हवा और छोड़ दी, तो हम समझ जाएंगे कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है, इतनी एनर्जी से ये उठने वाले नहीं है। फिर हम दूसरे कमरे में गए, हम समझ गए इसे कुछ कारण से कुछ नहीं होना, हम जाती 2 घूंसा लगाए, उसका मकसद वो तुरंत बड़ा बड़ा उठा, राम नाम सत्य राम नाम सत्य पढ़ने लगा। तो हम समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को जगाने के लिए मिनिमम 2 घूंसा एनर्जी चाहिए ना। ये है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे तुमने कई बार ऐसा हुआ, हल्के से आलपिन चुभोई, हल्की हो सकता है हम चुपचाप पढ़ाई करते हैं डिस्टर्ब ना हो, लेकिन तुमने तेज चुभो तुरंत कहेंगे दिमाग खराब है क्या। तो वो मिनिमम एनर्जी का स्टिमुलस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। ठीक, ये ऑल और नन रूल क्या है, दोनों अभी समझाएं तो वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑल और नन, संपूर्ण या कुछ भी नहीं, मतलब समझना। जैसे मान लो तुमने कहा गुरुजी कोचिंग पढ़नी है, तो ठीक है पढ़ो, कितनी फीस लगेगी? तो मान लो हमने समझाने के लिए कहा कि बेटा फीस लगेगी 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लगेगी मान लो, और कितने महीना पढ़ाओगे? हमने कहा 10 महीने पढ़ाएंगे मान लो। ठीक, अच्छा तुमने कहा गुरुजी 5,000 रुपया दे दें, तो तुम ना बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, नन 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 कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। अरे तुमने गुरु आधा पढ़ा देना, कौन सी बात कर दी, ना 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, नन नन नन। अच्छा तुमने कहा अच्छा 9,999 दे दे, तो ना 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 बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। अरे भाई 10 महीने में एक दिन कम पढ़ा देना, ना 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 नन नन नन। क्या समझे, हमको 10 कोचिंग पढ़ाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, अर्थात ये मेरी थ्रेशोल्ड फीस है, और अगर तुमने थ्रेशोल्ड फीस दे दी तो पूरा 10 महीने पढ़ाएंगे। अच्छा तुमने गुरुजी 11,000 फीस दे दे, तो 11 महीने पढ़ाओगे? हमने ना 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 ना, फिर 10 महीने पढ़ाएंगे। इनकी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देने पर हम 100% अपना काम करेंगे, 100% परफॉर्मेंस देंगे, ऑल परफॉर्मेंस देंगे, ऑल। इससे ऊपर चाहे जितनी एनर्जी दे दो कोई फर्क आने वाला नहीं। उससे लो एनर्जी दोगे तो काम ही नहीं करेंगे, नन करेंगे। तो ऑल और नन समझ पाए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑल वर्क 100% काम करेंगे पूरा पूरा, उससे जरा भी कम दोगे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, नन। ये होता है ऑल और नन रूल। अब तुमको गुरु जी अच्छा हम तो ऐसा खूब देखा कि आपको पहले 5,000 फीस दे दी, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था, फिर तो हम तुमसे बताएंगे कि देखो अगर सच्चाई की बात की जाए, नियम कानून की, तो 5,000 में हम 5 महीने तक पढ़ाना चाहिए था। लेकिन तुम कभी गौर से देखना, तुम्हारे कार्ड पर हम 1.5 से 2 महीना की ही डेट रखते हैं, यानी कि 5,000 का असर खत्म हो इससे पहले ही दूसरा वाला 5,000 ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 + 5 = 10 हो गया। ये होता है लॉ ऑफ समेशन, सब माने जुड़ जाना। अर्थात एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दो, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक दूसरा सब थ्रेशोल्ड एनर्जी का स्टिमुलस दो, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी का स्टिमुलस दो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन बताते हैं अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस
कि दो सब थ्रेशोल्ड एनर्जी के स्टिमुलस जल्दी जल्दी दे दो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसा लगता है 5 + 5 बराबर 10,000 हो जाता है। बात समझना, ऐसा नहीं होता कि तुम पहले 5,000 दे दिए और फिर तुम गुरु जी दूसरा वाला 5,000 हमारे दहेज मिले उसमें से दिलवा देंगे। इतना लंबा टाइम नहीं देंगे, तब तक तो इस 5,000 का असर खत्म हो चुका होगा ना। तो ये होता है लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई। बात समझ ना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं गुरुजी हम तो 10,000 नहीं जमा की थी फिर भी पढ़े थे, 2,000 जमा की थी। तो हम बताएंगे कि बेटा थ्रेशोल्ड सबकी अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा हो सकता है पुचकारने से उठ जाए, कोई 1 घूंसा मुड़ जाए, कोई 2 घूंसा मुड़ जाए। तो जो ऑल और नन रूल है या थ्रेशोल्ड वाली बात है वो पूरी मसल के लिए नहीं होती है, इंडिविजुअल मसल फाइबर के लिए होती है, क्योंकि एक मसल में तो बहुत सारे मसल फाइबर हैं और थ्रेशोल्ड हर मसल फाइबर अलग अलग होती है। बात समझते ना। तो इस तरह से पूरा चैप्टर ये खत्म हो गया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अपने मन से पढ़ लेना, जैसे कि स्टडी ऑफ मसल को कहते थे मायोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती है 639, और लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, इसका नाम ही तो ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्स माने ज़्यादा। हम तो बताएं जब छोटे थे तो गांव में डॉक्टर आते थे बैग लेके, इंजेक्शन लगाते, कोई बीमार हो जाता था। तो हम तो मतलब छोटे थे, सच्ची बात है, हमारे मन में ऐसा आता था कि जब भी किसी औरत को इंजेक्शन लगने को होता था तो डॉक्टर कहते थे भाई लेटना पड़ेगा, कमर में लगेगा इंजेक्शन। हम कहे बड़ा कमर डॉक्टर, निर्लज डॉक्टर है, जब देखो तब कमरे में इंजेक्शन लगाता है। फिर जब खुद MBBS के तब समझ पाए कि ये इतनी मोटी मसल है, चाहे ऐसी ठोक दो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कोई नुकसान नहीं होता है। ये मैक्स माने जाते हैं, बड़ी भानी पर आलिस बेल वाली मसल मैक्सिमस। हाँ, स्मॉलेस्ट बोन कान में होती है, स्टेप, हम तो स्टेपीज कहते हैं, वैसे स्टेप्स भी कहते हैं कुछ लोग। और उसी के पास एक स्मॉलेस्ट मसल भी होती है जिसको स्टेपीडियस कहते हैं। तो स्टेपीडियस मसल स्मॉलेस्ट होती, कान में होती, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट मसल यहाँ पे होती थाई में। पुराने ज़माने के टेलर पैर से मशीन चलाते थे तो ऐसी फीता जैसी लंबी लंबी होती है, उसको कहते हैं सार्टोरियस। ऐसी होती है, पतली पतली ऐसे लगी होती है। अब हम ये तो भूल गए, ज़माना हो गया कि अंदर से बाहर होती कैसे थी। पुराने ज़माने के जो दर्जी थे वो पैर से मशीन चलाते थे, तो जब मशीन चलाते होंगे ऐसे तो इसमें ऐसे हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, इसलिए इसको टेलर्स मसल भी कहते थे, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये होती जबड़े की, अखरोट तक फोड़ डाले। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी यही होती है जिसको कहते हैं मैसेटर। फास्टेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है तो पता है, ये आंखें जो हैं जान भी नहीं पाते हैं कब ब्लिंक कर जाए हैं आईलिड ना। फास्टेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है। बस एक अलग से जान लेना, इस मसल का नाम, ये जो काफ मसल होती है इसको कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, और इसका जो पीछे टेंडन जहाँ पे सांप अक्सर काट लेता है इसको कहते हैं एक्लिस टेंडन, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है।